गाइस, आप सभी का एक बार पुनः अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग मेटलर्जी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम नामक चैप्टर के अंतर्गत धातुओं की अर्थ क्रस्ट में उपस्थिति और उनकी क्या परिशुद्धता है तथा धातुओं को हम कैसे यानी धातुएं हमारी किन अवस्थाओं में प्रकृति में प्रेजेंट हैं, हमने इसके बारे में चर्चा किया। और आज हम लोग धातु कर्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो धातुएं हैं प्रकृति में अर्थ क्रस्ट में जो उपस्थित हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं, कैसे उन्हें हम प्राप्त करते हैं, कैसे उनको हम अर्थ क्रस्ट से आइसोलेट करते हैं। और आज हम लोग धातु कर्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो धातुएं हैं प्रकृति में अर्थ क्रस्ट में जो उपस्थित हैं उनका हम निष्कर्षण कैसे करते हैं, कैसे उन्हें हम प्राप्त करते हैं, कैसे उनको हम अर्थ क्रस्ट से आइसोलेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट से धातुओं को किस रूप में निकाला जाता है। कल हमने चर्चा इस बात पर की थी कि धातुओं को हम किस रूप में पाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो दो अवस्थाओं की चर्चा हुई थी, एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। तो जो तो मुक्त अवस्था में है उनका निष्कर्षण हमें करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें जो इम्प्योरिटीज हैं केवल उन्हीं को हटाना होता है, अर्थात केवल शोधन करके ही हम आसानी से धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो धातुएं संयुक्त अवस्था में है यानी खनिज के रूप में है, उनसे हम धातुओं को कैसे निकालते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। तो हमें ध्यान देना होगा कि कल हम लोगों ने खनिज पर चर्चा की। अब एक सवाल उठता है कि खनिज के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, खनिज के अंदर क्या क्या होते हैं। तो खनिज के अंदर कि क्या क्या घटक होते हैं, पहला आपका जो मेन धातु है वो धातु होगा। इसके अलावा कुछ अन्य धातु भी उसके साथ रिएक्टेबल होंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, इन सब अपद्रव्यों की भी उपस्थिति होगी। तो ऐसे में ये कई घटक उसके साथ जुड़ जाते हैं जो ऑलरेडी खनिज का निर्माण करते हैं। तो ये थे खनिज के अवयव। अब सवाल ये उठता है, खनिज से तो हमें धातु का निष्कर्षण करना नहीं होता है, क्योंकि इससे धातुओं का निष्कर्षण बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए हम धातुओं का निष्कर्षण अयस्कों से करते हैं, और अयस्क से धातुओं को निकालने के लिए हमें एक ऐसे प्रक्रम, एक ऐसे विधि का प्रयोग करना होता है जिसे हम धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो धातु कर्म क्या है, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म यानी अयस्कों से धातुओं को निकालने में होने वाली क्रिया या विधि, जिन जिन विधियों की सहायता से धातुओं को उनके अयस्कों से पृथक किया जाता है, उसी विधि को या उसके प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो ये रहा धातु कर्म की परिभाषा। धातु कर्म को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी भी धातु को उनके अयस्कों से पृथक करने वाले प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। अब सवाल यह है कि धातु कर्म में कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, अर्थात जब भी हम धातु कर्म करते हैं, धातुओं को उनके अयस्कों से निकालते हैं, तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। आइए इनके बारे में विचार किया जाए। तो ऐसे में हमारे पास प्रक्रम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है जिनका अक्सर उपयोग किया जाता है धातु के निष्कर्षण में, जिन्हें हमें अपने कोर्स में मूल रूप से पढ़ना है। कौन कौन सी मुख्य प्रक्रम है यानी स्टेप है। सबसे पहले क्रैशिंग ऑफ अयस्कों का पीसना। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, अयस्कों का पीसना, यानी हम सबसे पहले अयस्कों को क्या करते हैं, पीस लेते हैं। ठीक है, क्रैशिंग ऑफ ओर, क्रश और क्रुश दोनों कहते हैं। क्रैशिंग ऑफ ओर्स, अयस्कों का पीसना। सेकंड प्रोसेस है अयस्कों का सांद्रण।
सेकंड कौन सा है? अयस्कों का सांद्रण। ये आपका दूसरा स्टेप। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ये हो गया। थर्ड स्टेप है हमारे पास कैल्सिनेशन अर्थात निस्तापन। नमी को हटाना अर्थात निस्तापन, इसको कैल्सिनेशन भी कहते हैं, कैल्सिनेशन। फोर्थ है रोएस्टिंग अर्थात भर्जन, ये आपका रोएस्टिंग। फिफ्थ है स्मेल्टिंग अर्थात प्रगलन, स्मेल्टिंग। और वैसे तो प्रक्रम बहुत सारे हैं, लेकिन मूलतः ये प्रक्रम लगभग हर धातुओं के निष्कर्षण में होती है, कुछ को छोड़कर। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रक्रम लगभग सभी धातुओं के निष्कर्षण में आता है, क्योंकि जब भी हम धातु कर्म के जरिए धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसे 100% प्योर करने के लिए या लगभग 100% प्योर करने के लिए उसका शोधन करना अनिवार्य होता है, उसको शुद्ध करना अनिवार्य होता है। तो अंत में हम शोधन पढ़ते हैं, धातु का शोधन। जब हमें धातु प्राप्त हो जाती है, धातु अलग हो जाती है प्रक्रम के माध्यम से, तो अंत में धातु का शोधन कर लिया जाता है। शोधन के बाद जो धातु प्राप्त होती है वो हमारे उपयोग में आने लायक हो जाती है, अर्थात उसका उपयोग हम कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे धातु जब अलग हो जाता है, उस दौरान धातु के अलग होने के बाद हम उस धातु के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, उनको हटाते हैं। उनको हटाने के लिए हम उनका शोधन करते हैं। तो इस तरीके से ये मेन पार्ट है, अर्थात ये मुख्य पद हैं मेटलर्जी के, धातु कर्म के, जो धातु कर्म में उपयोग में आते हैं वो है। तो चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे, जैसे विषमरीकरण हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो हम इनका पहले चर्चा कर लेते हैं। बाकी प्रक्रम के दौरान जो भी आएगा, जिस धातु का निष्कर्षण करेंगे उस दौरान जो भी स्टेप्स आएंगे वहां पे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इतने प्रोसेस हैं। अब इनमें से हमें एक एक करके सब कुछ सीखना है। उससे पहले एक चीज और बता दें कि अयस्कों का पीसना तो एक इंडिविजुअल प्रक्रम है, एक ही जैसा इसका वर्णन होता है हर किसी धातु के निष्कर्षण में। लेकिन अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो अलग अलग धातु अयस्कों के लिए अलग अलग होता है। ये 4 प्रकार का होता है। अपने कोर्स में 4 टाइप्स का शो किया जाता है, यानी इंटरमीडिएट के कोर्स में 4 प्रकार का है। भौतिक रासायनिक दोनों प्रक्रम मिक्स है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से 4 प्रक्रम है जिनके सहायता से हम सांद्रण किसी भी अयस्क का कर सकते हैं। अब चूंकि ये अयस्क का जब भी हम सांद्रण करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उस अयस्क की कैसी प्रकृति है। पहला तो प्रकृति पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का अयस्क है, उसी के हिसाब से हम प्रक्रम को फॉलो करेंगे। तो पहला प्रक्रम है फेन प्लवन विधि। कौन सा? फेन को हम झाग भी कहते हैं, फेन प्लवन विधि, अथवा प्रक्रिया भी कह सकते हैं, प्रक्रम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। ये आपका फ्लोटेशन प्रोसेस। सेकंड है चुंबकीय पृथक्करण। दूसरा हमारे पास प्रक्रम कौन सा है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये
मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तीसरा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों प्रक्रम भौतिक प्रक्रम है, यानी इसमें कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ये भौतिक दृष्टि से संपन्न होती हैं। तो ये तीनों आपका फिजिकल प्रक्रम है, फिजिकल प्रोसेस है। अच्छा, अब चौथा जो प्रक्रम है वो रासायनिक प्रक्रम है, केमिकल प्रोसेस है। क्या नाम है इसका? लीचिंग। क्या कहते हैं इसको? लीचिंग। लीचिंग, इंग्लिश में भी लीचिंग ही कहेंगे। तो ये चार प्रक्रम होते हैं अयस्कों को सांद्रित करने के। अच्छा, एक बात है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है? आखिर अयस्कों के सांद्रण में क्या ऐसा होता है, क्या कौन से घटक हटाने होते हैं? ध्यान देना है कि चूंकि कोई भी अयस्क जो होता है वो एक खनिज के रूप में प्राप्त होता है, पहले सरल किया जाता है। तो अब अयस्क आ कहाँ से रहे हैं? अर्धकृष्ठ से आ रहे हैं, पृथ्वी तल से आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी तल के अंदर उसमें कुछ अब ऐसे अपद्रव्य मिले होते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है? कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, इन सब का उसके अंदर संयोगन होता है। तो इन सारे घटकों को, इन सारे अपद्रव्यों को हम क्या बोलते हैं? गैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गैंग्स बोलते हैं। यानी गैंग के और भी नाम है, इनको मैट्रिक्स भी कहते हैं, साथ में हिंदी में आधात्री के नाम से भी जानते हैं। तो मैट्रिक्स कह सकते हैं, गैंग कह सकते हैं, और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो हमारे कोर्स में होता है, उसको हम आधात्री के रूप में जानते हैं। तो आधात्रियों के उपस्थिति के कारण, जो आधात्री के रूप में तमाम घटक यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए हम कौन सी प्रकरण का इस्तेमाल करते हैं? सांद्रण का करते हैं। सांद्रण का मुख्य रीजन होता है, मुख्य उपयोग होता है कि उनमें उपस्थित आधात्री को हटाना, उनको अलग करना। ठीक है, लेकिन ये तो रहा, जब प्रक्रम होगा तो उस दौरान हम लोग सीख लेंगे। तो आइए अब एक एक प्रक्रम के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो सबसे पहला प्रक्रम कौन सा होगा? अयस्कों का पीसना। अब देखिए, अयस्कों का पीसना ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रम है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे अयस्क कहाँ से? अयस्क पृथ्वी तल से आते हैं, इनको खुदाई की जाती है, इनका खनन किया जाता है, और जिस स्थान से इनको निकाला जाता है तो उनको खान कहा जाता है, माइन कहा जाता है। एक मिनरल को जहां से भी प्राप्त किया जाएगा वो माइन कहलाएगा। तो माइन से पहले हम मिनरल्स को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उससे ओर्स के फॉर्म में लाते हैं, और तब जाके इसका हम मेटलर्जी करते हैं, अर्थात निष्कर्षण करते हैं धातु का। ऐसे में जो खनन के दौरान अयस्क प्राप्त होते हैं वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं, चट्टानों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बड़े टुकड़ों को, चट्टानों को हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उसे पीसना होता है। अब क्रश कैसे किया जाता है? स्वाभाविक है पहले इसको क्रूशर में तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद फिर उसे स्टाम्प अथवा वाल मिल, है ना, इनको पीसने के लिए मिल होती है। आप जानते हो मिल का काम क्या होता है? तोड़ना, पीसना, यही सब होता है। तो स्वाभाविक है कि इनके लिए जो मिल उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टाम्प अथवा बाल मिल। अब बताइए, स्टाम्प अथवा बाल मिल कहाँ प्रयोग होता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किस चीज को तोड़ना है या पीसना है? तो स्टाम्प अथवा बाल मिल का प्रयोग हम लोग करते हैं अयस्कों को पीसने में। जैसे स्टाम्प अथवा बाल मिल में इन अयस्कों को डाल दिया जाता है तो वो पीस कर इसको बारीक बना देता है, एकदम बारीक चूड़ के रूप में उत्पन्न कर देता है। और अयस्क जब बारीक हो जाते हैं तो उनसे गैंग को हटाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये है हमारा प्रक्रम। क्या करते हैं? सबसे पहले अयस्कों से धातु को अलग करने के लिए धातु कर्म क्रिया का प्रयोग करते हैं, और धातु कर्म में तमाम स्टेप हैं। पहला स्टेप हमने कौन सा चुना है? अयस्कों का पीसना। ये क्रशिंग ऑफ ओट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें दो प्रक्रम है।
इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं और दोनों भौतिक। सबसे पहले अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ा जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसे स्टाम्प अथवा बाल मिल में पीस लिया जाएगा, है ना। स्टाम्प अथवा बाल मिल में क्या किया जाएगा, पीस लिया जाएगा। तो दोनों को मिक्स करके तब जाके आपका ये नाम दिया गया है अयस्कों का पीसना। वास्तव में पीसना, तोड़ना, क्रश करना दोनों के संदर्भ में ये लिया जा रहा है, लेकिन प्रक्रम यहाँ पे दो किया जा रहा है, पहले तोड़ो और फिर पीसो। तो ये आपका हो गया क्रशिंग ऑफ ओट्स। पीस लिया गया, जब बारीक चूर्ण के रूप में आ गया, अब हम उसको उसके अंदर गैंग को हटाने के लिए सांद्रण करेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, सांद्रण है। सांद्रण में क्या होता है, सांद्रण, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको जानने होंगे, क्योंकि अयस्क के कई फॉर्म होते हैं। अयस्क आपका कभी ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, तो कभी सल्फाइड के फॉर्म में होता है, तो कभी आपका नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, मतलब तमाम कंपाउंडों के फॉर्म में होता है आपका अयस्क। तो ऐसे में हर एक अयस्कों की प्रकृति के अनुरूप हम उसका सांद्रण कर सकते हैं, ठीक है। कैसी कंडीशन है, कैसा नेचर है उसका, उसी के हिसाब से करते हैं। अब जैसे आपके अयस्क का सांद्रण अगर करना है, मान लीजिए आपको फेन फलोन विधि का प्रयोग करना है, तो क्या आप फेन फलोन विधि का प्रयोग किसी भी अयस्क को सांद्रित करने में किया जा सकता है? नहीं, इसकी अपनी एक कंडीशंस है। ये कब उपयोग किया जाएगा, ये तभी उपयोग किया जाएगा जब हमारा अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, सल्फाइड के रूप में हो। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि फेन फलोन विधि का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के ही सांद्रण में किया जाता है। और कैसे किया जाता है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। तो अब अयस्कों के सांद्रण में हम फेन फलोन विधि का इस्तेमाल करेंगे, और फेन फलोन विधि कैसे किया जाता है और किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाता है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय धातु का निष्कर्षण, यानी हम लोग धातुओं को उनके अयस्कों से अलग कर रहे हैं। पहला प्रक्रम हो गया। दूसरा प्रक्रम है हमारे पास फेन फलोन विधि। अब आपको यहां पढ़ना है फेन फलोन विधि। देखिए, फेन फलोन विधि तब करेंगे, सीधा सीधा इसका शर्त होता है, फेन फलोन विधि का प्रयोग उन्हीं अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है जिनमें आपके अयस्क कैसे हो, सल्फाइड के फॉर्म में हो। जैसे सल्फाइड फॉर्म में कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपने कॉपर पेराइड का नाम जाना होगा, CuFeS2। यह है कॉपर फेराइड, जो कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क है। इसको कॉपर का मुख्य अयस्क भी कहा जाता है। इसके अलावा ZnS, इसको जिंक ब्लैडी भी कहा जाता है, जिंक ब्लेंड और ब्लैडी। तो ये आपका जिंक का सल्फाइड अयस्क है। इसके अतिरिक्त गैलेना, PbS लेड का अयस्क होता है। तो इस तरीके से जितने भी सल्फाइड अयस्क आपको मिलेंगे उनका सांद्रण हम फेन फलोन विधि से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको फेन फलोन विधि में एक महत्वपूर्ण शब्द मिल रहा है, जरा उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, यानी नाम के हिसाब से आप अर्थ निकाल सकते हो। फेन फलोन विधि, फेन फलोन विधि। अब फेन, फेन यानी झाग, जिसको हम देहात में यानी गांव की भाषा में क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहें गज्जा, क्या बोलते हैं उसको, गज्जा बोलते हैं। तो वही झाग, साबुन वगैरह जलते हैं ना, रगड़ते हैं पानी के साथ तो झाग निकलता है, ठीक वही चीज है फेन। पलवन, पलवन का मतलब क्या होता है कि जल की सतह पर आंशिक रूप से तैरना, अर्थात कुछ हिस्सा उसका अंदर हो तो बाकी हिस्सा बाहर हो, है ना। कुछ ही हिस्सा अंदर हो, बाकी हिस्सा जल के बाहर हो, ये है पलवन। तो जब फेन पलवन करता है, ऐसी विधि जिसमें हमारा फेन क्या हो, पलवन करे, और वो फेन होगा किसका, वो फेन होगा सांद्रित अयस्क का। किसका होगा, सांद्रित अयस्क का। वो अयस्क जो सांद्र हो चुका होगा, जिससे गैंग हट चुके होंगे। तो आइए समझते हैं कि इस फेन पलवन विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक सबसे पहले क्या किया जाता है, एक टैंक लिया जाता है, बड़ा सा टैंक। चूंकि ये व्यापारिक पैमाने पर हो रहा है, इसलिए ये टैंक आपका आयरन का हो सकता है। तो आयरन का एक टैंक लेते हैं
और इसमें हम पहले से ही जल भर लेते हैं। क्या भर लिया जाता है? एक आयरन के टैंक में या इस्पात के टैंक में जल भर लिया जाता है। ये हमारा जल हो गया, राइट। यानी जल से भरा हमने क्या ले लिया? एक टैंक ले लिया। और अब इस टैंक के अंदर हम पिसे हुए एस को ऐड कर देंगे। सबसे पहले किसको ऐड करेंगे? पिसे हुए एस को, क्रैशिंग ओर्स को, पिसा हुआ एस, सल्फाइड एस होता है चूंकि उसी में उपयोग किया जाता है। तो जो भी सल्फाइड एस पिसा हुआ होगा उसको इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पाइन ऑयल। पाइन ऑयल थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, पाइन ऑयल प्लस साथ में सोडियम अथवा पोटेशियम का एथिल जैंथ्रेट लिया जाता है। किसका? सोडियम और पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट, जैंथेट होता है ये, इसका सोल्यूशन लिया जाएगा और दोनों को एक में मिला दिया जाएगा। क्या क्या लिया गया? पाइन ऑयल, चीड़ का तेल और सोडियम या पोटेशियम का एथिल जैंथेट नामक एक कार्बनिक विलयन होता है, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो दोनों को एक में मिला दिया जाएगा और दोनों को मिलाकर हम इस टैंक में डाल देंगे। इसके साथ साथ इसमें हम एक वायु को अंदर प्रवेश कराने के लिए ट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्यूबर, जिसके सहायता से हम वायु को अंदर डालते हैं। तो ये हमारा ट्यूबर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं फिगर में ऐसा। ये ट्यूबर, इसमें इस खंड में छिद्र होते हैं और ये ट्यूबर आपका बाहर से एक नली लगी होगी, ये आपका इस तरीके से, यहां से हम वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, तीव्र वायु, है ना। क्या प्रवाहित करते हैं? यहां से तीव्र वायु, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, तीव्र वायु यहां आ गया। तो क्या क्या हुआ फिर से एक बार समझते हैं। एक क्या लिया हमने? जल से भरा टैंक लिया और इस जल से भरे टैंक में पिसे हुए एस को इसमें डाल दिया और फिर साथ ही साथ कुछ बूंदें पाइन ऑयल और सोडियम या पोटेशियम के एथिल जैंथेट, सोडियम और पोटेशियम एथिल जैंथेट नामक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। इसको डालने का एक ही रीजन है कि जब इसको डाला जाता है तो जो अयस्क के कण होते हैं ये उनकी सतह में चला जाता है, यानी अयस्क के कणों के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है, सतह को चिकना कर देता है। किसकी सतह को चिकना कर देता है? ये अयस्क के कणों की सतह को चिकना कर देता है, जो उनकी बाह्य सतह होगी वो चिकना कर देगा अवशोषित करने के बाद, इसीलिए इसको डाला जाता है। अब जानते हैं साबुन क्या करता है? साबुन जब जल के साथ उसको रगड़ा जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है? वो भी आपका झाग में उत्पन्न। तो हम शुद्ध अयस्क कण को झाग में लाने के लिए हम उसमें पाइन ऑयल और सोडियम अथवा पोटेशियम के एथिल जैंथेट नामक विलयन को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास होगा। अब जैसे ही तीव्र वायु का झोंका यहाँ प्रवाहित किया जाएगा, क्या होगा? आपने ये प्रक्रम देखा होगा और बचपन में किया भी होगा। ऐसा किए हैं कि नहीं किया है? बहुत सारे लोग किए होंगे बचपन में। क्यों? क्या किए होंगे भाई बचपन में? बचपन में आप एक काम बहुत ज्यादा करते हैं भाई, हम लोगों ने अपने बचपन में किया हुआ है, हो सकता है आप लोग भी किए हों। क्या चीज ऐसा किया है? ऐसा कौन सी घटना हुआ है? देखो सिंपली बताता हूं। एक गिलास में थोड़ा सा साबुन पानी में घोल लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं? गिलास में साबुन को पानी में घोल लेते हैं, थोड़ा सा निरमा डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं? एक पाइप लेते हैं, पतली सी पाइप, चाहे वो प्लास्टिक की हो या हम लोग अक्सर क्या करते थे गांव देहात में, क्या होता है पतला पतला वो शरबत का जो होता है नहीं, थोड़ा थोड़ा पतला सा, उसको ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? तो उसको उस पानी में डाल देते हैं, यानी घुले हुए साबुन में डालकर, और तेजी से फूंक मारते हैं। और जब तेजी से फूंक मारते हैं तो क्या होता है जानते हो? जल में
बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, अर्थात जल एकदम बुलबुलाहट होता है, जल के अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो उसमें से क्या होते हैं, उसमें झाग बनता है कि नहीं बनता है। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है सेम। अब एक सवाल उठता है कि जब पाइन ऑयल और सोडियम या पोटेशियम का एथिल जैंथेट विलयन डाला जाता है तो अयस्क के कण इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी सतह इसको अवशोषित कर लेती है और सतह चिकनी हो जाती है। साथ ही साथ जब ट्यूबर के माध्यम से इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो छिद्रों के माध्यम से जल में वायु आता है तो पूरे जल में हलचल मच जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जल में जब विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए ये अयस्क के कण है, ये सब अयस्क के कण हैं जो इसमें तैर रहे हैं जल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे में जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न होता है तो ये आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। कौन, अयस्क के कण आपस में टकराएंगे, साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की जैसी उपस्थिति होती है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या करते हैं, झाग में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक फेन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो फेन धीरे 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 कहाँ आ जाता है, जल के ऊपरी सतह पर आ जाता है और ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित हो जाता है। फेन का कुछ हिस्सा जल के बाहर, कुछ हिस्सा जल के अंदर भी रहेगा। ऐसे में ये क्या करने लगता है, पलवन। इसी क्रिया को तो हम पलवन कहते हैं ना। क्या पलवन किसे कहा जाता है, किसी वस्तु को जब जल में डुबोया जाता है, वो भी कैसे, आंशिक रूप से डुबोया जाता है और वो धीरे धीरे तैरता है। आंशिक रूप से डूब कर तैरना पलवन, यानी जैसे नाव चलता है ना, तो नाव का जो जल के अंदर गति है या स्थिति है वो पलवन की है। ठीक है, तो ये भी झाग भी क्या करते हैं, झाग भी आपका पलवन कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया, फेन पलवन। यानी इस प्रोसेस के अंत में सांद्रित अयस्क किस रूप में आ जाते हैं, झाग के रूप में आ जाते हैं और वो झाग के रूप में पलवन करते हैं। राइट, तो ये है इसका प्रक्रम, शायद आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जैसे ही हमारा जो अयस्क है, शुद्ध कण अयस्क हैं, वो झाग में आ जाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टैंक से बहाकर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, बहाकर निकाल लेते हैं। तो इसे बहाकर बाहर निकाल लिया जाता है, यही हमारा सांद्रित अयस्क हो जाता है। तो ये हमारा कैसा ओर्स है, कंसंट्रेट ओर्स, कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड ओर्स। ठीक है, सांद्रित अयस्क हो गया। किस फॉर्म में आया, फेन के रूप में आया। यहां हम लिख सकते हैं ये आपका किस रूप में है, फ्रोथ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हमने सांद्रित कर लिया किसको, अयस्क। पर कौन से अयस्क को, सल्फाइड, केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए रूल लागू होता है। राइट, तो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में सबको आ गया होगा। एक बार कंक्लूजन आ जाते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम कि आखिर किसी भी अयस्क का सांद्रण क्यों आवश्यक है। तो एक ही बात है, अयस्क का सांद्रण इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर उपस्थित कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू आदि के कण, जिनको आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, उन्हीं को हटाने का काम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो उसको हटाने के लिए हमें, हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं अयस्क सांद्रण के, लेकिन उनमें से हम सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, फेन पलवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब फेन पलवन विधि एक कैसी विधि है, ये एक भौतिक प्रक्रम है, सांद्रण की एक भौतिक प्रक्रम है। और किसका सांद्रण इससे किया जाता है, तो इसका सांद्रण हम सल्फाइड अयस्कों का करते हैं। जैसे कॉपर पैराइड, जिंक सल्फाइड, यानी इसको कॉपर पैराइड कहते हैं और इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं या जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है, इसको गैलेना कहा जाता है। तो इस तरीके के अयस्कों का हम इसमें सांद्रण कर सकते हैं। और सांद्रण के पश्चात जो हमारा सांद्रण के दौरान जो हमारा अयस्क आता है वो झाग के रूप में जल के ऊपरी सतह पर पलवन करता है, इसीलिए इसको झाग पलवन या फेन पलवन विधि के नाम से जाना जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जल से भरा एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को डाल दिया जाता है। अयस्क जल के अंदर तैरने लगता है, जबकि गैंग में कंडीशन बनती है, कुछ गैंग जल में सॉल्युबल होते हैं, वो आसानी से जल में घुल जाते हैं, और कुछ भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और कुछ अयस्क के साथ तैरते रहते हैं।
ऐसी स्थिति में अब हम क्या करते हैं, इसमें पाइन ऑयल और सोडियम एथिल जैंथेट अथवा पोटेशियम एथिल जैंथेट का विलैनिक कार्बनिक सॉल्यूशन डालते हैं। इन दोनों के डालने से क्या हो जाता है, अयस्कों की जो बाहरी सतह है वो इसको अवशोषित करके चिकनी हो जाती है और पुनः अब इसमें हम एक ट्यूबर डालकर इस ट्यूबर की सहायता से तीव्र वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। इस दौरान जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होता है। इस हलचल के दौरान अयस्क के कण वायु के संपर्क में आकर झाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो झाग जल के ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित होकर क्या करने लगता है, प्लवन करने लगता है। इसी झाग को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं, जिसे टैंक से बहाकर बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से हम पेंटोलोन विधि की सहायता से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आसानी से कर लेते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और बाकी अन्य प्रोसेस की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।